नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम वितान में संकलित अध्याय सिल्वर वेडिंग के अगले भाग को पढ़ेंगे। इसमें लेखक मनोहर श्याम जोशी जी कहते हैं कि यशोधर बाबू के विचार अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिलते थे और इसी कारण वे रोजाना देर से घर पहुंचते थे। अब उनका बड़ा लड़का जो एक विज्ञापन कंपनी में 1,500 प्रति महीने के वेतन से नौकरी लग गया है और यशोधर बाबू को साधारण से लड़के को ये असाधारण नौकरी संभव लगती है, क्योंकि यशोधर बाबू का वेतन अभी 1,500 हुआ था और जबकि वे रिटायरमेंट के पास हैं और उनके बड़े लड़के को यह विज्ञापन कंपनी शुरुआत में ही 1,500 महीना दे रही थी। अब उनका दूसरा लड़का IAS की तैयारी कर रहा है और तीसरा लड़का स्कॉलरशिप लेके अमेरिका चला गया है। उनकी लड़की जो शादी योग्य हो रही है वह अनेक लड़कों को नापसंद कर चुकी है और जब भी उनको शादी के लिए कहा जाता है तो वह अमेरिका जाकर डॉक्टरी करने की धमकी देती है। तो इस तरह से यशोधर बाबू अपने घर में ही पराई बनकर रह गई है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी अपने बच्चों का पक्ष लेती है। उनकी पत्नी बताती है कि विवाह के बाद उनके ताऊजी और उनके 2 लड़के भी उनके साथ रहने लगे थे। दोनों बहुओं में मनमुटाव होता रहता था और यशोधर बाबू कभी भी अपनी पत्नी का पक्ष नहीं लेते थे। उनको एक बुढ़िया की तरह रहना पड़ता था, सारा काम करना पड़ता था। अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वे इन पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानते, वे आधुनिक विचारों के हैं और पत्नी भी उन्हीं का साथ देती है। अब यशोधर बाबू सोचते हैं कि अगर शादी ना करता तो इस झमेले में ना पड़ता, किसनदा की तरह ही कुंवारा रहता, क्योंकि किसनदा कुंवारे रहे थे। लेकिन फिर वे सोचते हैं कि उनका बुढ़ापा अच्छा नहीं रहा, इसलिए बच्चों का होना भी जरूरी है। क्योंकि जिस किसनदा ने अनेकों पहाड़ी लड़कों को यहाँ नौकरी दिलवाई, उनका विवाह करवाया और जब वे रिटायर हुए तो उनको कोई भी नहीं रख पाया। वे किसनदा की इस बात को भी सोचते हैं कि किसनदा कहते थे कि मकान मूर्ख लोग बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं, और इसीलिए जो है किसनदा ने अपना कोई मकान नहीं बनवाया था और वे रिटायरमेंट होने के बाद गांव चले गए थे। अब गांव में उनका सगा संबंधी, रिश्तेदार या बाल बच्चे तो कोई थे ही नहीं, इसलिए कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब वे किसी दूर के रिश्तेदार से उनसे पूछते हैं भी क्या हुआ, तो कहते जो हुआ होगा, अर्थात फिर किसनदा के बारे में सोचते हैं कि पता नहीं उनकी मृत्यु कैसे हुई। और फिर यशोधर बाबू के मन में यह भी आता है कि जिनके बाल बच्चे नहीं होते उनकी जो हुआ होगा सी मृत्यु होती होगी। फिर वे सोचते हैं कि मुझे जो ये सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है बस यही रहेगा। लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे कहते हैं कि तुम अपना मकान बनवा लो। तो ये सोचते हैं कि अभी ज़रूरत क्या है, अभी ये सरकारी मकान है, कुछ दिनों बाद बड़ा लड़का सरकारी नौकरी लग जाएगा, फिर उनको मकान मिल जाएगा, फिर उसमें रह लेंगे। और उनकी पत्नी कहती है अगर नहीं लगा तो। फिर भी एक नकली हंसी सी हंस देते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मकान तो बनाना ही चाहिए। लेकिन वो चाहकर भी मकान नहीं बना पाते और किसनदा के कदमों पर ही चलते हैं, अर्थात किसनदा उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं और जैसा किसनदा अपने जीवन में करते थे उन्हीं की तरह वे बनने की कोशिश करते हैं। उनको यह भी आता है
याद आता है कि किशनदा किस तरह से सुबह सुबह जब शहर को जाते थे तो उनको सुबह सुबह वे उठाते थे, अपने साथ ले जाते थे और कभी कभी वे उनके घर पे चाय भी पी लेते थे। तो ये सारी बातें किशनदा की उनको याद आती हैं। अब यशोधर बाबू थे जो रिश्ते नातों को निभाने वाले थे। एक बार वे अपने बड़े लड़के को कहते हैं कि तुम्हारी बुआ जी के पास कुछ पैसे भेजने हैं इसलिए दे दो। तो कहता मेरे पास बुआ जी के पास पैसे भेजने के लिए नहीं है। तो ये सोचते हैं कि ये रिश्ते नाते नहीं निभा सकते। अब उनके जीजा जी बीमार हैं, वो सोचते हैं कि मैं उनका हालचाल जानने के लिए जाऊं, लेकिन दूसरे ही पल उनके मन में ये भी आता है कि अगर वो वहां जाएंगे तो उनके परिवार वाले क्रुद्ध हो जाएंगे। अर्थात उनके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है। एक बार उस तरफ की सोचते हैं, एक बार उसके विपरीत सोचते हैं, क्योंकि उनके विचार बच्चों से नहीं मिलते थे। वे पुरानी विचारधारा के थे। अब उनकी पत्नी भी नई विचारधारा अर्थात आधुनिकता को अपना लेती है। बड़ी लड़की के कहने पर वो लिपस्टिक वगैरह लगाती है, ऊंची हील की सैंडल पहनती है, बिना बाजू का ब्लाउज पहनती है और यशोधर बाबू को ये सब पसंद नहीं है। लेकिन बच्चों के सामने और उनकी पत्नी के सामने उनकी एक नहीं चलती। फिर वे सोचते हैं कि जब उनके बच्चों से उनकी नहीं बन रही है तो मैं देर से कराऊं, ना वे बच्चे मुझे कुछ कहेंगे ना मैं उनको कहूँगा। एक जगह वो कहते भी हैं अपनी पत्नी को कि जब तुम अपने बच्चों की तरह आधुनिक हो गई हो, मैं तुम्हें कोई रोकता टोकता नहीं हूँ, तो इसलिए तुम भी मुझे रोका टोका ना करो। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं एक तरफ कि उनके बच्चों ने इतनी तरक्की कर ली है तो अच्छा ही